हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू? बेटा, आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पर बात करेंगे। और आज का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी इससे पहले, और आज एक माइलस्टोन टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको यह समझना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं उनके चारों तरफ से लिगेंड अप्रोच करता है, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ से लिगेंड अप्रोच करते हैं, और उस लिगेंड्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल होता है वो अपने आप को स्प्लिट करता है, अपने आप को तोड़ता है। कैसे, सब कुछ डिटेल से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। तो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उनमें जो सबसे पहला पॉइंट्स है वो हमें ये देखना है कि बेटा ये जो थ्योरी है ये मेटल लिगेंड को एक्सप्लेन करती है और मेटल लिगेंड्स के प्योरली आयनिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल मेटल पर लिगेंड्स के लोन पेयर आ रहे हैं, सेंट्रल मेटल लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक तरफ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और सेंट्रल मेटल की तरफ ये आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि लिगेंड्स अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड कर रहा है। यानी जो इसका पहला पॉइंट है वो ये बताता हमें कि दिस थ्योरी कंसीडर द मेटल लिगेंड्स बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक। आप देख रहे हो लिखा है द थ्योरी कंसीडर द मेटल लिगेंड्स बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक, मतलब आयनिक नेचर इसमें बिहेव होगा। दूसरा, सेकेंड पॉइंट पर हम अगर बात करें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, ये भी इस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, मतलब लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को प्रोवाइड किया, सेंट्रल मेटल ने लोन पेयर को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये क्या है, एक इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है। और कौन सा इंटरेक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज वन लिगेंड इज प्रोवाइडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल इज टेकिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी डेवलप हो रहा है। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, द लिगेंड बिहेविंग एज अ एनायन। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में माना जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है। तो नॉर्मली हम बात करेंगे कि जो भी लिगेंड्स हम देखेंगे वो आपको वैसे तो तीनों तरह के मिलेंगे। कुछ लिगेंड्स एनायनिक भी होते हैं, कुछ लिगेंड्स कैटायनिक भी होते हैं, और कुछ लिगेंड न्यूट्रल होते हैं। बट मोस्टली लिगेंड्स आप देखेंगे तो वो आपको नॉर्मली नॉन मेटलिक या एनायनिक फॉर्म के लिगेंड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी बात पर करते हैं, कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। और यहां पर लिखा थर्ड पॉइंट, द लिगेंड एज लुईस बेस। व्हाई लिगेंड इज लुईस बेस? बेटा, कैन यू टेल मी? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि 100% लुईस बेस, लेकिन लुईस बेस की तरह बिहेव इसलिए कर रहा है कि जो एलिमेंट लोन पेयर को प्रोवाइड करता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर ये जो लुईस बेस की तरह लिगेंड बिहेव कर रहा है उसका कारण ये है कि लिगेंड्स लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए एज ए लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। मेटल एज लुईस एसिड, बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है यार। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर को गेन करते हैं। तो लोन पेयर को गेन करने वाली मेटल लुईस एसिड की तरह काम कर रही है, और लोन पेयर को देने वाला लिगेंड लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते, द लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द लिगेंड्स एंड ऑफ डाइपोल इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द मेटल एटम। जाहिर सी बात है, लिगेंड्स और मेटल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। फिर इट ट्रीट दैट लिगेंड इज पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये CFT के जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इस CFT का ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि जो लिगेंड से ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज, पॉइंट नेगेटिव चार्ज
तभी तो बेटा उसके पास टेंडेंसी है मेटल के सेंट्रल जो डी ऑर्बिटल है उसके साथ जुड़ने की। नेक्स्ट पॉइंट पर व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टू मेटल आयन डी ऑर्बिटल, तब होगा क्या, जैसे ही लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं तो वहां पर दो काम होगा। क्या काम होगा, जो लिगेंड आ रहा है मेटल के पास जुड़ने के लिए, ये लिगेंड है, ये मेटल है, इसके पास जुड़ने के लिए आ रहा है, तो वहां पर दो तरह के काम होंगे। क्या काम, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। आप कहेंगे सर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्यों? लिगेंड जैसे ही सेंट्रल मेटल के पास अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, दो तरह के फोर्स होंगे। सेंट्रल मेटल का एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से और लिगेंड्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स भी है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स भी है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट को हमें आगे बढ़ाना है। इस कॉन्सेप्ट को आगे नहीं बढ़ाना है, इस कॉन्सेप्ट को आगे देखना है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अब बेटा जब लिगेंड्स ने लोन पेयर को प्रोवाइड किया, सेंट्रल मेटल ये है, लिगेंड्स के लोन पेयर आ रहे हैं, तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल में पहले से हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और बेटा एक बात को याद रखना, जब भी रिपल्सन फोर्स होता है वहां पर एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो जाती है, वहां पर एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्रिस्टल फील्ड के पॉइंट्स, क्या समझा क्रिस्टल फील्ड में? सर ये समझा कि मेटल के पास लिगेंड अप्रोच करने आ रहा है, ओके बेटा ठीक बात। लिगेंड्स के लोन पेयर आ रहे हैं, ओके बेटा ये भी ठीक बात। सर लोन पेयर जो डोनेट करता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, लुईस बेस, ओके बेटा ये भी ठीक है। मेटल लोन पेयर को गेन कर रहा है तो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, चलो ये भी बात मान लेते हैं। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो यहां पर एक रिपल्सन फोर्स भी क्रिएट होगा। इसी रिपल्सन फोर्स को हमें पूरी थ्योरी में पढ़ना है। तो ये जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है किस किस के बीच में बच्चों? मेटल के बीच में रिपल्सन एंड लिगेंड के बीच में रिपल्सन, उसी की कहानी को हमें अब इस थ्योरी में आगे बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्या समझे इस थ्योरी में से, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका बेटा जो पहला पॉइंट है वो ये बताएगा हमें कि सेंट्रल मेटल के पास डी ऑर्बिटल है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन हैविंग डी ऑर्बिटल। बच्चों डी ऑर्बिटल आप अभी तक नॉर्मली ऐसे लिखते हो, सभी बच्चे जानते होंगे। ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और ये 5, ये डी ऑर्बिटल है। क्या है ये? डी ऑर्बिटल। इस डी ऑर्बिटल की ये पांचों कॉलम्स का नाम क्या होता है आप जानते होंगे? डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर, ये पांच ऑर्बिटल। बच्चों जरा इनको अपन बना के देखते हैं कि ये होते कैसे हैं एक्चुअली एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं सबसे पहले यहां पर एक एक्स इसके बारे में इसको बनाता हूं, मैंने इसको लिया एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, मैंने इसको लिया वाई एक्सिस, दोनों को लिया। तो बेटा ये जो डी एक्स वाई है ये एक्सिस के ऊपर नहीं होता, ये एक्सिस के बीच में होता है, यहां डबल डबल इस तरह से बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस ये कौन सा है? डी एक्स वाई। चलो जरा डी वाई जेड को बना के दिखाता हूं। डी वाई जेड बनाना है तो एक आप ले लीजिए
दो एक्सिस बना लीजिए, एक वाई बना लीजिए, एक जेड बना लीजिए, ये जेड ये वाई, तो इनके बीच में होगा, ये देखो मैंने बना दिया ऑर्बिटल, तो इनके बीच में होगा इस तरह से। एक्सिस पर ये भी नहीं आ रहा, देखो आप वाई और जेड के बीच में चला गया है। तीसरे नंबर को देखो है अपने पास जेड एक्स। बेटा जेड एक्स कैसे बनेगा, जेड एक्स यानी एक बना लो आप जेड एक्सिस, एक बना लीजिए एक्स एक्सिस, तो जेड एक्सिस के और एक्स एक्सिस के बीच में देखो ये देखिए ये भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, लेकिन ये जो दो आप ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल देख रहे हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑन द ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं। ये तीनों कैसे हैं बेटा, बिटवीन द एक्सिस, ये भी बिटवीन द एक्सिस। लेकिन बच्चों ये दोनों कहां पर होंगे, ऑन द एक्सिस। कैसे होंगे ऑन द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे बनाएंगे, तो चलो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं यहां बना देता हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ये मैंने इस तरह से बनाया। अब आप इनमें से एक को एक्स दे दीजिए नाम, एक को वाई, तो ये देखो बेटा एक्सिस के ऊपर होगा, ऑन द एक्सिस। इसी तरह से जो दूसरा बनेगा डी जेड स्क्वायर, ये भी किस तरह से होगा, आपने ये जेड बना लिया इस तरह से जेड ऑर्बिटल, तो ये ऑन द एक्सिस है, ये डी जेड स्क्वायर है और ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल जो मैंने बनाए हैं, इन पांचों ऑर्बिटल में बच्चों ये तीन ऑर्बिटल जिसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूं, ये तीन के तीन ऑर्बिटल हैं बिटवीन द एक्सिस, और ये दो ऑर्बिटल जो आप देख रहे हैं ये कैसे हैं बच्चों, ऑन द एक्सिस। तो ये दोनों कैसे हैं, ऑन द एक्सिस। बस अगर आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया तो आप मान के चलो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान आपका होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आ गया। सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल को मैंने अभी बनाया है डी एक्स वाई मतलब डी एक्स और वाई के बीच में, डी वाई जेड मतलब वाई और जेड के बीच में, एक्सिस पर नहीं है, डी जेड एक्स यानी जेड के और एक्स के बीच में। फिर जो दो ऑर्बिटल बनेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कहां पर होंगे, ऑन द एक्सिस। अब बात ये समझ में आई कि सर ये बात क्लियर हो गई हमारे दिमाग में कि ये जो डी ऑर्बिटल हैं उनकी, इसको एसएस लेते जाना, उनकी जो स्प्लिटिंग है वो दो तरह की मैं समझ में आ गई। कौन कौन सी समझ में आ गई, कि जो डी के पांच ऑर्बिटल हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में टूट रहे हैं। ठीक है बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन में टूट रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में टूटे, तीन टूटे बिटवीन द एक्सिस और तीन टूटे, दो टूटे बाकी के, ये थे बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ये दो थे ऑन द एक्सिस। ये तो समझ में आ गया, हर डी ऑर्बिटल, हर मेटल का डी ऑर्बिटल ऐसे ही होता है। अब अगर मैं यहां पर बेटा एक क्यूब बनाऊं और देखो मजेदार तरीके से समझ में आएगा आपको। ये मैंने एक क्यूब बनाया, ये मैंने जोड़ दिया, ये क्यूब बनाया और इस क्यूब में मैंने यहां पर लिख ली सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम में मान लीजिए एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है और एक लिगेंड यहां पर है। यानी अगर आप इसको देख रहे हो तो आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका आपको नजर आ रहा होगा। ऑक्टाहेड्रल मतलब किसी भी क्यू के कॉर्नर पर जो मेटल है उससे कितने लिगेंड्स लगे, 1 2 3 4
6, उस पर 6 लिगेंड लगे हैं। इस तरह से अरेंजमेंट किसी क्यूब के किसी कॉर्नर की मेटल में ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऐसा होता है, आपको याद रखना है इसका। अब बेटा होगा क्या, जो सेंट्रल मेटल है, ये बात समझ में आ गई कि किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर, यहां पर भी देख लो, यहां पर भी मेटल होगा, है ना, तो इसका लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा, एक लिगेंड यहां होगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर देखें तो सारे लिगेंड्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से इसको भी देखो, ये मेटल, इसका लिगेंड यहां, इसका लिगेंड एक यहां, इसका लिगेंड एक यहां, इसका लिगेंड एक यहां, इसका लिगेंड एक यहां। इस तरह से हर कॉर्नर पर, जो कॉर्नर पर 1/8 मेटल का मास है, मैंने आपको बताया था, हर एक कोने पर मेटल मतलब 1/8 पार्टिसिपेट करता है, तो हर कोने पर इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बस यही तो खेल है पूरा, इसी को देखना है। अब बेटा इतनी बात समझ गए होंगे तो आप एक बात जरूर समझे होंगे इसमें कि जब सेंट्रल मेटल के पास कोई भी लिगेंड आएगा तो रिपल्सन होना तय है। क्यों बेटा, जो मेटल के ऑर्बिटल हैं, ठीक है, मेटल का मान के चलो मैं बनाता हूं, ये मेटल की ऑर्बिटल है, ये मेटल की ऑर्बिटल। अगर कोई भी लिगेंड यहां से अप्रोच करेगा, इसका भी तो ऑर्बिटल होगा बेटा, यहां से अप्रोच करेगा तो इसका भी तो ऑर्बिटल होगा, तो इसका भी यहां पर भी ऑर्बिटल होगा। तो जब ये सामने आमने पड़ेंगे, आमने सामने पड़ेंगे जब दो ऑर्बिटल, तो यहां पर मैक्सिमम रिपल्सन होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा। और अगर कोई लिगेंड ने यहां से अप्रोच किया तो आप बताइए, मेटल के ऑर्बिटल यहां पर जब जहां से अप्रोच कर रहा है वहां पर तो कोई ऑर्बिटल है नहीं, तो यहां पर मिनिमम रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा। इसका मतलब यह है कि ये डी ऑर्बिटल में जब लिगेंड आएगा तो लिगेंड दो चीजों को सर्च करेगा, देखेगा कि क्या उसके सामने ही कोई मेटल का डी ऑर्बिटल पड़ रहा है। अगर लिगेंड जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते पर, उसी एक्सिस पर अगर मेटल का ऑर्बिटल पड़ गया तो बहुत एनर्जी हो जाएगी। और अगर उस पर ऑर्बिटल, जैसे ये मेटल का ऑर्बिटल है, लिगेंड यहां से आया, नहीं पड़ा आमने सामने, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां पर बेटा हमें देखना है दो तरह की बातों को, दो चीजों को समझना होगा, जिन चीजों को हम बोलेंगे ऑर्बिटल की एनर्जी। तो चलो जरा ऑर्बिटल की एनर्जी पर अब बात करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी पर बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको ठीक से, वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, अब कोई भी जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लें अगर अपन लोग, तो एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं, COF6 3-, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं COCN, ठीक है, ये भी 6 और 3-। इनको हमें बताना है, इनमें हमें देखना है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैसे अप्लाइड होगी। तो पहले एक चीज समझेंगे, क्या समझेंगे कि जो डी ऑर्बिटल है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। जल्दी से देखते हैं, देखो यहां से बनाता हूं ये डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अभी डीजेनरेट है, इक्वल एनर्जी है, सभी की बराबर एनर्जी है। ये हमारे पास क्या है, dxy dyz dzx dx² - y² और dz²। अभी सबकी बराबर एनर्जी है। जैसे ही लिगेंड्स इसके ऊपर आया, जैसे ही लिगेंड इसके ऊपर आया, इसकी जो डीजेनरेसी है वो लॉस हो जाएगी। तो जैसे ही बेटा इसके ऊपर कोई भी लिगेंड्स आया, लिगेंड्स अप्रोचेस, तो क्या होगा, इसकी डीजेनरेसी बेटा, इसकी एनर्जी तो ज्यादा हो ही जाएगी,
हाई एनर्जी, या लिख सकते हैं मोर एनर्जी, और डी जेनरेसी लॉस्ट। डी जेनरेसी खत्म हो जाएगी यहां पर बेटा, इस बात को याद रखना है, किसी भी तरह की अब डी जेनरेसी नहीं रहेगी। और आप कह सकते हो कि नॉन डी जेनरेटेड डी ऑर्बिटल, ये कैसे हैं, इसको आप लिख सकते हो नॉन डी जेनरेटेड, नॉन डी जेनरेटेड, डी ऑर्बिटल, नॉन डी जनरेटेड, क्योंकि लिगेंड सामने आया, हमला हो चुका है, लिगेंड आ गया, एनर्जी थोड़ा तो रिपल्सन हो गई, अब होगा क्या बेटा, ध्यान रखना है, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में इसके ये जो डी ऑर्बिटल थे 5, ये 3 और 2 में टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे बेटा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ये यहां पर 2 और यहां पर 3, ये 2 पार्ट में टूट गए बेटा, इसलिए टूटे क्योंकि मैंने बताया था कि ये तो 2 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो लिगेंड जब बिल्कुल एक्सिस के सामने अप्रोच करेगा, एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एलोंग द एक्सिस ज्यादा रिपल्सन होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल कैसे हैं बेटा, एलोंग द एक्सिस मोर रिपल्सन मोर एनर्जी। इन दोनों की कौन कौन से हैं बच्चों, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कहां पर हैं दोनों, ये हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस लेस रिपल्सन फोर्स लेस एनर्जी, इनकी एनर्जी कम है बेटा। इन दोनों के जो बीच का सेंटर होता है, ये मैं पहले भी बताया था, इसको बेरे सेंटर कहते हैं, और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा इसको डेल ओ, ओ मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल मतलब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये दोनों ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी का डिफरेंस। कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच की एनर्जी में, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। याद रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 5, तो हमने इसके लिए लिखा नीचे 5, ऊपर। अब मुझे बताओ हमारे पास बचे कितने, 3, कितने नहीं है, 2, तो ये ऊपर कर दीजिए आप 2, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल कितने थे, 5, गए कितने 2, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, कम एनर्जी वाले 3, तो ज्यादा एनर्जी वाले जो निकल गए वो कितने हैं, 2। अब एक बात बताइए, इनका एनर्जी कम है तीनों की, तो क्या साइन लगाएंगे, माइनस, ठीक है ना, इनके लिए लगा दिया माइनस, या हम इसको लिख सकते हैं 0.4 डेल नॉट, 0.4 डेल, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ आता है, डेल ओ, इसकी एनर्जी इतनी रहेगी। जबकि बेटा जो ऊपर चले गए, टोटल कितने थे अपने पास, 5, इनमें से हट कितने गए, 3, लेकिन ये ऊपर गए, इनकी एनर्जी कैसी है, ज्यादा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 0.6, यानी प्लस 0.6 डेल, ये इसको आप लिख सकते हैं। और ठीक है, तो ये एनर्जी बेरे सेंटर से इतनी एनर्जी ये पॉजिटिव में जाती है, बेरे सेंटर से इतनी एनर्जी ये नीचे आती है। अब बेटा ये जो 3 ऑर्बिटल आप नीचे दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं T2G सेट। बेटा G फॉर जेरेट, GRET, एंड T2G सेट इसको कहते हैं, और ऊपर वाले को कहते हैं EG सेट।
ये Eg सेट है और एक कैसा सेट है बेटा, T2g सेट है, और इन दोनों के बीच की एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं CFSCE, जिसको हम लोग डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। इसको आप dq से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dq आप dq भी लिख सकते हो। तो बेटा ये हमारे पास एनर्जी की स्प्लिटिंग पता चल गई। ये दो तरह से एनर्जी में टूट गया। डी ऑर्बिटल जो था बेचारा डी जनरेट था, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, लिगेंड के आते ही यहां पर लिख दे रहा हूं लाइगेंड या लिगेंड अप्रोचेस, तो यहां पर नो डी जनरेट, यहां पर क्या हो गया, ये जो ऑर्बिटल आपके पास बचे बेटा, इनके पास डी जनरेसी खत्म हो गई, नो डी जनरेट डी ऑर्बिटल। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो लिगेंड डायरेक्ट एक्सिस पर आए उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि वो आमने सामने की टक्कर कर बैठे, और जो लिगेंड बीच में से आए ऑर्बिटल के, उनकी एनर्जी कम हो गई। समझ रहे ना बात को, क्योंकि टोटल 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल तो एक्सिस पर थे, जो एक्सिस पर थे उन्हें लिगेंड का सामना करना पड़ा, बाकी 3 एक्सिस पे नहीं थे, बाकी 3 एक्सिस पे नहीं थे, तो उनकी एनर्जी कैसी आई, कम। तो यहां पर ये 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, इन 2 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। टोटल ऑर्बिटल थे 5, बट निकल गए 2 by 5 0.4 डेल। इसकी एनर्जी बेरे सेंटर से इतना डिफरेंस ही है, और बेरे सेंटर से इसका एनर्जी का डिफरेंस 0.6 पॉजिटिव में है। मेरे ख्याल से बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इसके अंदर ये जो गैप है ये ज्यादा होगा या कम होगा। सबसे पहले हमें ऑक्टाहेड्रल में ये बात करनी है कि ये गैप मतलब जो CFSC है ये किस केस में ज्यादा होगी और किस केस में कम होगी। पहले इस पर बात करते हैं। आपने कहा कि सर डेल नॉट हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर बच्चों ये डेल नॉट ज्यादा आ रहा है तो क्या कारण है? आपने कहा सर डेल नॉट हमारे पास बहुत कम आ रहा है, तो अगर डेल नॉट आपके पास कम आ रहा है तो उसका कारण क्या है? तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये एनर्जी गैप कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो बेटा एक बात को याद रखना, पहले इसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि ज्यादा कब होगा और कम कब होगा। चलो देखते हैं। सो एनर्जी गैप किस केसेस में ज्यादा और किस केस में कम, इसको बोलते हैं CFSE डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है CFSE डिफरेंस। किस केस में CFSE डिफरेंस ज्यादा होगा और किस केस में CFSE डिफरेंस बच्चों कम होगा। तो मैं यहां पर एक ही डायग्राम बना के आपको दोनों बातें क्लियर कर देता हूं। चलिए मैं बनाता हूं यहां पर एक डी ऑर्बिटल, ये बनाया। अगर इसमें आपको पता चला कि सर ये ऐसा हो गया, आप देखो यहां से यहां की एनर्जी बहुत ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हो सकता है अगली बार ये जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, हो सकता है ऐसी भी आ जाए बेटा। ये देखो आप, ये देखो कितना कम है, डेल नॉट CFSE लेस है, और यहां पर मोर डिफरेंस। एक तरफ ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ कम डिफरेंस आ रहा है, तो ये कब आएगा? वेरी सिंपल थिंग बेटा। अगर इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं, मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, लिगेंड्स 2 तरह के होते हैं। यहीं से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होती है और कम कब होती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा लिगेंड्स, और लिगेंड्स के लिख दूंगा 2 टाइप। ठीक है बेटा, लिगेंड्स होते हैं 2 तरह के। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको लिगेंड्स के बारे में पूरा
बता चुका हूं कि लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं। तो बेटा एक होता है अपने पास वीक फील्ड लिगेंड, एक कैसा होता है वीक फील्ड लिगेंड, और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमारे पास दो लिगेंड्स होते हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं NH3, और वीक फील्ड लिगेंड का बेटा मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं H2O। ये मैंने लिख दिया। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिपेंड करेगा कि इस d ऑर्बिटल पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है या वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है। अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो यहां पर जो डिफरेंस है ये कम रहेगा, याद रखना ये इसके लिए है वीक फील्ड लिगेंड। तो यहां पर लिख दे रहा हूं फॉर वीक फील्ड लिगेंड CFSE डिफरेंस इज लेस, याद रखना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFSE इज मोर, याद रखना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो यहां पर ये बन जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड आया तो ये बन जाएगा। इस चीज को बेटा बहुत अच्छी तरह से दिमाग में उतार लेना। मान के चलिए हम लोग बात करते हैं D4 के लिए, D4, ठीक है बेटा, D4 के लिए बात करना है। तो इसमें अपन ने डाला D4। अब D4 कैसे भरा जाएगा ये देखो आप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, आपने कॉम्प्लेक्स में समझ में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स को देख के ही कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा रहेगा। एनर्जी गैप ज्यादा रहने से जो पहला 4 इलेक्ट्रॉन है D4 में, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री करेगा, दूसरा, तीसरा। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉट गो हियर, क्योंकि इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का डिफरेंस बहुत है, इसलिए ज्यादा एनर्जी में नहीं जाएगा। 4th इलेक्ट्रॉन बच्चे यहां पर ही वो पेयरिंग कर लेगा D4 के लिए। जबकि इसके केस में क्या होगा, देखो एनर्जी का गैप कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा, और चौथा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर वीक फील्ड लिगेंड आया तो मैंने क्या लिखा, फॉर वीक फील्ड लिगेंड CFSE डिफरेंस इज लेस। जब डिफरेंस लेस है तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, ऊपर के केसेस में ऊपर वाले में चला जाएगा, है ना। और इसके केस में हम लिखते हैं डेल नॉट इज लेस देन P। पेयरिंग एनर्जी, P मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। तो बेटा पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल नॉट। डेल नॉट बहुत, मतलब पेयरिंग एनर्जी और डेल नॉट में डिफरेंस आ रहा है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो रहे हैं, इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, याद रखना ये बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर उल्टा क्या कहानी हो रही है, क्या हो रहा है, डेल नॉट यहां पर कम हो रहा है, मतलब ये डेल नॉट यहां पर पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल नॉट। तो पेयरिंग एनर्जी तो आप ज्यादा है बेटा, जिसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है वो पेयर क्यों करेगा, खुद बताओ ना आप मुझे। जिसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है वो पेयर क्यों करेगा, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर नहीं करेगा। यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है, P कैसा है, P कम है, लेकिन डेल ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है। ऐसे केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पेयर हो जाएंगे तो ज्यादा स्पिन दिखेगा नहीं, तो यहां पर बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके दिमाग में ये उतर गया तो समझ लीजिए पूरा काम बन गया। तो याद रखना, एक बार फिर से समझा देता हूं। जो d ऑर्बिटल दो पार्ट में टूटते हैं, जिसको हम T2G और EG का नाम देते हैं। जो T2G है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो ज्यादा आता है, और T2G जो है वो कम आता है। ये बेटा EG है, ये T2G है, यानी T2G कम होगी एनर्जी, EG की ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि
एक बार CFSC ज्यादा आ रहा है, एक बार CFSC कम आ रहा है, उसकी वजह क्या है? तो सिंपल आप बोल देना सर लिगेंड। लिगेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, याद रखना आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहले के लेक्चर में मैंने बताया है सारे लिगेंड्स के बारे में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो CFSC हमेशा ज्यादा आ जाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो CFSC हमेशा कम रहेगा। जब बेटा CFSC कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल ना होकर के ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कम लग रही है उसको ऊपर जाने में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बेटा ऐसे केसेस में आप देखो क्या कहलाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। किसके केस में? जब वीक फील्ड लिगेंड आ रहा हो तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि इसकी डिफरेंस कम है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसमें याद रखना है पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल ऑक्टाहेड्रल, तभी तो पेयर नहीं हो पा रहा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। इसके केस में अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, लिगेंड देखना लिगेंड कौन सा है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो बेटा याद रखना पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कम हो जाएगी। जहां पेयरिंग एनर्जी कम होगी वहां पर पेयर ज्यादा बनेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 यहीं आ गया, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो जहां पर पेयरिंग एनर्जी कम होगी उसके लिए लिखेंगे डेल ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी एंड दैट कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब एक बात और याद रखना, ये हमने दो चीजों को देखा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, और अब इसके बाद हमें बेटा देखना है टेट्राहेड्रल में इसी कॉन्सेप्ट को कैसे लिखते हैं। ये कौन सा था हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का पूरा डिटेलिंग था। एक एग्जांपल हो जाए, चलिए मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, तो बोर्ड के क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल को अपन लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आप में से कितने बच्चे लगा पाते हैं। ये रहा मेरे पास बोर्ड का ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बोर्ड का क्वेश्चन है कि आपके पास Fe++ है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D6, ठीक है, D6। एक बार Fe के साथ जो लिगेंड है वो वाटर है, FeH2O6 है, और एक बार FeNH3O6 है। आपको बताना है दोनों में स्टेबलाइजिंग एनर्जी का डिफरेंस किस में ज्यादा आएगा। बेटा D6 है, अगर D6 किसके साथ है? वीक फील्ड लिगेंड के साथ, इसके साथ बनाना है D6 विथ इसके साथ, ठीक है। चलो आप बताइए मुझे, अगर D6 Fe++ D6 वीक फील्ड लिगेंड के साथ है, मान के चलो Fe किसके साथ है? वाटर के साथ, FeH2O6 कुछ भी आपने बना दिया, तो यहां पर इन दोनों की जोड़ी अगर होगी तो जो D के 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहां जाएंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बनेगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा फिर तो उसको पेयरिंग होना ही पड़ेगा। और अगर Fe का प्लस B6 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है तो कैसे बनेगा बेटा? देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये यहीं पर आ जाएगा, यानी इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, इसलिए ये नंबर 1 ये कलरलेस होगा, और नंबर 2 डाई मैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो डाई मैग्नेटिक होगा, लिख दे रहा हूं डाई मैग्नेटिक, और ये कैसा हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक, और ये कलर होगा। तो ये एग्जाम्पल था हमारे पास आयरन का एक कॉम्प्लेक्स, जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ था, और एक जब वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ था। और बेटा अब लास्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बस कुछ ही मिनट के अंदर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर यही थ्योरी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बस पलट देना है केवल। कैसे करना है? ये आपके पास d ऑर्बिटल
डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। लिगेंड्स इसके पास आए तो नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अब क्या होगा बेटा, उल्टा बनाना है। उसमें अपन ने क्या बनाया था इसके बाद, बस ये ध्यान रखना है। इसमें हमें ऊपर ले जाना है T2G और इसको T2 कहते हैं। जेरिड इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते, जी नहीं लगाते। और इसमें E, इसके बीच को डेल टी फॉर टेट्राहेड्रल। ये क्या है इसका, वेरी सेंटर। ठीक है, अब चार्ज भी तो पलट जाएगा। ऊपर कितना पहुंच जाएगा, 3 के लिए +2/5 और यहां पर -3/5। ये एनर्जी का डिफरेंस बेटा यहां से निकालेंगे। तो अब कितना डिफरेंस हो जाएगा बता दीजिए आप। अभी तो आपने निकाला था इससे पहले वाले का, ठीक है। बस इसको क्या बोलेंगे, dq भी बोल सकते हो या फिर डेल टेट्राहेड्रल, CFSC। बस बेटा ये ध्यान रखना है। रीजन ऐसा क्यों हुआ बेटा, रीजन इसलिए हुआ कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, लिगेंड 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 लिगेंड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड्स आता है वो हमेशा एक्सिस के बीच से आता है। तो अब रिपल्सन तो होगा, थोड़ा सा रिपल्सन होगा, माइन्यूट रिपल्सन होगा। और उसमें किसके बीच से आ रहा है, क्योंकि एक्सिस के बीच से लिगेंड आ रहा है। और बीच में तो ये 3 पढ़ रहे थे ना, dx/dy/z dz x, ये बीच में पढ़ रहे थे ना, एक्सिस के बीच में। और वहीं से लिगेंड आता है टेट्राहेड्रल, इसमें टेट्राहेड्रल में। तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें क्या लिखेंगे, लिगेंड्स अप्रोचेस फ्रॉम द मिड ऑफ द एक्सिस, इसलिए इनकी एनर्जी। तो टेट्राहेड्रल का जो आप स्प्लिट एनर्जी का वो डायग्राम बनाते हो CFT, वो ऑक्टाहेड्रल से बिल्कुल उल्टा होता है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा था आज का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसके अगर लेक्चर्स देखेंगे हम लोग तो सिर्फ इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए सवाल देखेंगे। थैंक यू सो मच।